हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आपने मुझे वेरी शॉर्ट के लिए भी कमेंट किया और मैं आपके कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं दे पाई। आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको कमेंट्स का रिप्लाई दिया, क्योंकि देखिए मैंने जब वीडियो अपलोड कर दी थी उसके बाद मतलब क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मेरी मतलब दादी की एक्चुअली डेथ हो गई थी और वो काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, हॉस्पिटलाइज थी और उसके बाद कल उनकी डेथ हो गई। तो हमें वहाँ पे सॉरी, तो मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकती थी और मैंने कमिटमेंट भी किया था कि मैं वेरी शॉर्ट को शेयर करूँगी। पर सॉरी कि मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं शेयर कर पाऊँगी। जितने रात को बैठ के मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी मैं उतने शेयर कर पा रही हूँ। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको वेरी शॉर्ट में प्रिपेयर करने हैं। First is write 1-2 advantages of usage of language laboratory। कि जो भाषा लैब होती है ना, लैंग्वेज लैब, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है। तो देखिए, जैसे कंप्यूटर लैब होती है, साइंस लैब होती है, उसी तरीके से एक लैंग्वेज लैब होती है जो स्कूल में एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर जो है लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपकी स्किल्स को और लिसनिंग स्किल्स को जो है डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो उसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है इम्प्रूव्ड pronunciation की provide student with an opportunity to practice and improve their pronunciation and listening skill through ऑडियो एंड विजुअल एड्स की ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को और लिसनिंग स्किल्स को जो है इम्प्रूव किया जाता है, डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव लर्निंग ऑफर्स इंटरेक्टिव एक्सरसाइज एंड इमीडिएट फीडबैक enhancing the learning experience and helping student to learn at their own pace। कि इंटलेक्टिव लर्निंग कैसे, क्योंकि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी लर्निंग और क्या होती है, इन्हेंस होती है और स्टूडेंट को खुद से सीखने में भी इनकरेज करता है, उनकी हेल्प करता है। क्योंकि ऑडियो वीडियो एड्स के थ्रू जो है आपको लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स सिखाई जाती है, डेवलप की जाती है। तो उससे क्या होता है, आप जब सुनते हो तो आपको सुनने के बाद क्या होगा कि आपकी लर्निंग और ज़्यादा इन्हेंस होगी, आप खुद से भी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ राइट एनी टू इंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में जैसे फ्लिपकार्ट और फिल्म स्ट्रिप्स ये भी आ सकते हैं और हम टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देने के काम आती है। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, कंटेंट, एक्सरसाइज एंड रेफरेंसेस। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई या ऑडियो से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इंगेजमेंट को और इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इज़ फुल फॉर्म ऑफ OHP। OHP की फुल फॉर्म होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ इज़ राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन। तो पोएट्री को रिसाइट करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जो आप पोएट्री बोलते हो तो इन्हेंसिंग लैंग्वेज स्किल, आपकी लैंग्वेज स्किल को इन्हेंस करती है, जैसे आपके प्रोनाउंसिएशन को, वोकेबलरी को, फ्लुएंसी को। जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है ना, एक रिदम निकलता है आपकी लैंग्वेज से। क्योंकि जो भी कविता होती है, पोइट्री होती है, वो एक रिदम की लैंग्वेज में, जैसे हम एक सॉन्ग गाते हैं ना, तो उस तरीके से हम पोइट्री बोलते हैं तो हमारी रिदम और अच्छी होती है। ठीक है, और हम पोइट्री रीडिंग को और एक्सप्रेसिव वे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग एक्सप्रेसिव स्किल्स टू कल्टिवेट स्टूडेंट एबिलिटी टू कन्वे इमोशंस मीनिंग थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन एंड रिदम। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक एज अ रिदम, जैसे हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं, सॉन्ग गाते हैं एक पूरी लय के साथ, तो आप उस तरीके से पोइट्री बोलते हो। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, टोन अच्छी होती है, इमोशंस के साथ हम पूरी कवि कविता में पूरी भावनाएं डाल देता है ना, तो ऐसे ही इमोशंस के साथ जो है पोइट्री को रिसाइट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो बेनिफिट होते हैं ऑब्जेक्टिव पोइट्री के। नेक्स्ट, राइट एनी टू माइक्रो टीचिंग स्किल।
तो 2 स्किल लिखनी है, कोई भी लिख सकते हैं, क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनिंग स्किल, ठीक है। तो जो भी आपको याद रहे, माइक्रो टीचिंग का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसमें इंट्रोडक्शन स्किल भी आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चनिंग स्किल भी आ सकती है, रीइंफोर्समेंट स्किल आ सकती है, क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो स्किल के ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी। तो माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन जो है लॉन्ग में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस काम चलाऊ पढ़ लिया। क्वेश्चनिंग स्किल बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल होती है, इंट्रोडक्शन स्किल, रीइंफोर्समेंट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चनिंग स्किल में क्या होता है, to ability to ask clear, purposeful and thoughtful provoking question that engage student, stimulate critical thinking and assess their अंडरस्टैंडिंग। कि हम बीच बीच में जैसे स्टूडेंट से ना क्वेश्चंस करते रहें, जैसे हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, तो क्लास में चैप्टर पढ़ाने के बाद क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट को पता है नहीं पता, या हम स्टूडेंट का इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे, हम बीच बीच में से बच्चों को उठा के क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। ठीक, उससे क्या होता है, एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है पता चलती है, और बच्चे का इंटरेस्ट इंगेजमेंट पता चलती है कि बच्चे इंगेज हैं चैप्टर से या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग स्किल में इन सबको इंक्लूड किया जाता है। रिफोर्समेंट स्किल क्या होती है कि पॉजिटिव टेक्निक के साथ बच्चों को जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे अगर बच्चों ने कोई अच्छा काम किया तो उन्हें जो है शाबाशी देना, या बच्चे कुछ गलत करते हैं तो हम उनको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, है ना। तो रीइंफोर्समेंट स्किल में क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू जैसे प्रेज करना, उनको इंकरेज करना टू मोटिवेट स्टूडेंट, रीइंफोर्स करेक्ट रेस्पॉन्स एंड फोस्टर अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब कि बच्चे के फॉर एग्जांपल 10 में से 5 मार्क्स आए, अगर हम वहीं उसको डीमोटिवेट कर देंगे कि अरे आपके सिर्फ 5 नंबर आए, आप पढ़ते नहीं हो, आप नालायक हो, आप ध्यान नहीं देते हो, तो बच्चा क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। और यहीं बच्चे को अगर हम मोटिवेट कर दें कि अरे कोई बात नहीं, 5 आए तो क्या हुआ, आप नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना, आप और पढ़ना और मेहनत करना, नेक्स्ट टाइम आपके पक्का आएंगे, मतलब उसको उस चीज़ पे और शाबाशी देना, उसको मोटिवेट करना। तो बच्चे क्या होते हैं, उस स्किल के थ्रू मोटिवेट होते हैं, उनको इनकरेज होते हैं कि नहीं हमें और पढ़ना है, उनको सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये होती है रीइंफोर्समेंट स्किल। नेक्स्ट इज राइट टू एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग के क्या एडवांटेज है, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे फर्स्ट, इम्प्रूव्ड कॉम्प्रीहेंसन, कि अलाउ रीडर टू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द कंटेस्ट एट देयर ओन पेस, लीडिंग टू बेटर रिटेंशन एंड कॉम्प्रीहेंसन। की आपकी लर्निंग स्किल को जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो। इन्हेंस्ड कंसंट्रेशन, encourage deep concentration and reduce distraction, promoting a more immersive and reflective reading experience। कि इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, आप डीपली किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हो। लाइक जैसे बहुत लोगों को नोवेल पढ़ने का शौक़ होता है, और मोस्टली नॉवेल्स जो हैं तेज़ नहीं पढ़ी जाती, मुझे सबका नहीं पता, पर जैसे मुझे नॉवल पढ़ने का शौक़ है, तो मैं नॉवल कैसे पढ़ती हूँ, बिल्कुल साइलेंटली, कि सामने वाले को नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ आँखों से पढ़ना इज़ लाइक वी कैन से, कि हम सिर्फ देख रहे हैं वर्ड्स को, डीपली अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, कि हाँ इस कंटेंट्स का क्या मीनिंग है, क्या है, या स्टोरी क्या है, सब चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा कंसंट्रेशन जो लेवल होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल रिड्यूस होता है, ठीक है। हम डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उससे क्या होता है, हमारी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है, वोकैबलरी को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं साइलेंट लेवल रीडिंग के, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग। अब देखिए एडवांटेजेस पूछे हैं, हो सकता है ये भी आ जाए, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग का टॉपिक भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्ग में, तो उसलिए तो उसको इस तरीके से पढ़ना कि आप शॉर्ट में भी लिख पाओ कि जो लेसन प्लानिंग है वो क्या होती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि लेसन प्लानिंग हैव टीचर्स स्ट्रक्चर देयर लेसन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ensure that all necessary content is covered and that each part of the lesson build on the previous one. The organization leads to more effective and efficient teaching। कि लेसन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टीचर्स की हेल्प करना, कि लेसन्स को स्ट्रक्चर वे में लगाना, लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना, और पूरे कंटेंट को कवर करना, ईच और एवरी पार्ट ऑफ द लेसन, ठीक है।
जो भी प्रीवियस लेसन है उनको कवर करना, ताकि एक लर्निंग को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सके। सेकंड, इन्हेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट, कि स्टूडेंट की इंगेजमेंट को बढ़ाना, कि बाय प्लानिंग ए लेसन इन एडवांस टीचर कैन इनकॉर्पोरेट अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, कि टीचर्स क्या करती है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है बना रहे लेसन के अंदर, उनकी इंगेजमेंट बनी रहे, कि वो किसी भी टॉपिक को पढ़कर बोर ना हो, तो वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ डालती है, मटेरियल्स ऐसे डालती है, उसमें टीचिंग मेथड्स को ऐसे यूज़ करती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को यूज़ करती है, ताकि बच्चों का इंगेजमेंट जो है बना रहे, बच्चे जो है इंटरेक्टिव हो सके किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक के साथ। ठीक है। एट इज़ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन RCEM सिस्टम। तो क्या होती है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, हो सकता है आपको शॉर्ट में देखने को मिले। और इसमें जो है कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस में आपको लिखना है, यहाँ पांचों लिखे हुए हैं। जैसे नॉलेज का मतलब है रिकॉल या रिमेंबर करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना या अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस का मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी रिलेशनशिप को जो है ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, सिंथेसिस कंबाइन करना न्यू आइडियाज़ को पुराने आइडियाज़ के साथ, इवेल्युएशन जज करना किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया आपको, अगर ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए। वैसे ये आप सिर्फ नेम भी लिख के आ जाएंगे ना तो भी इनफ रहेगा वेरी शॉर्ट में। ठीक। नेक्स्ट है राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ ICT। ICT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या एडवांटेजेस होती है, आई थिंक सभी लिख सकते हैं। इन्हेंस करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को, क्योंकि हम मल्टीमीडिया के थ्रू सीखते हैं, उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन रिसोर्सेज सब अवेलेबल होते हैं, जिससे जो स्टूडेंट है वो इंगेज होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इम्प्रूव होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसमें प्रॉपर आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रॉपर अच्छी प्रेजेंटेशन सब कुछ मिलती है एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको। ठीक, तो स्टूडेंट की जो इंगेजमेंट है ना वो और बढ़ जाती है, उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। एक्सेस टू वास्ट रिसोर्सेज, कि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आप एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। लाइक जैसे अब यूट्यूब के थ्रू आप आज नहीं पढ़ना चाहते तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं आपके। तो तभी स्टूडेंट और टीचर्स जो है एक्सप्लोर करते हैं किसी भी चीज़ों को, कि ताकि बच्चे जो हैं उससे ज़्यादा इंगेज हो सके। ठीक, तो वाइड रेंज है ICT की। ठीक है, और आपको अप टू डेट रखता है, यानी कि जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको क्या होगा, अप टू डेट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो यानी कि गूगल पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, किसी भी टॉपिक को सर्च करते हो, तो वो आपको अप टू डेट नॉलेज देता है ना। नेक्स्ट, राइट टू मेथड्स ऑफ प्रोज टीचिंग। ठीक, तो क्या मेथड्स है, मॉडल रीडिंग बाय द टीचर्स। ठीक, लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट, दो मेथड जो है फॉलो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टीचिंग इंग्लिश क्या होती है, जहाँ पे जो है हम अपनी नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि मदर टंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जुडिशियस का मतलब होता है यूज़ ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, कि मदर टंग को यूज़ करना, यूजिंग द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज केयरफुली एंड स्ट्रेटेजिकली टू हेल्प देम अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, फील मोर कंफर्टेबल एंड लर्न इंग्लिश मोर इफेक्टिवली। यानी कि कोई भी अगर हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, सपोज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश के साथ जो है उसकी मदर टंग को भी यूज़ करना, ताकि बच्चे जो है केयरफुली समझ पाएँ, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। ठीक है, वो कंफर्टेबल हो सके किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए। ठीक है, चाहे इंग्लिश ही है तो इंग्लिश के साथ जो है हम हिंदी का भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं अपनी मदर टंग में किसी भी टॉपिक को, लेसन को, चैप्टर को आसानी से समझ पाए, और उनकी जो इंगेजमेंट है वो और बढ़ जाए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सिमेंटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग की स्टडी करना। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या है, अ यूनिट प्लान इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट that outline the objectives, content, instructional method and assessment strategies for a specific unit of study
विद इन अ लार्जर करिकुलम, कि जिसके अंदर जो है सभी कुछ इंक्लूड किया जाता है। यूनिट पाल में एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट को इंक्लूड होते हैं, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स, पूरे कंटेंट, सारा मेथड्स, पूरे असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है, सबको इंक्लूड किया जाता है लार्जर करिकुलम के अंदर। ठीक है, यूनिट प्लान में वही तो होता है जो हम करिकुलम में अपने सिलेबस को इंक्लूड करते हैं, उसमें यूनिट्स डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिट प्लानिंग। ठीक है, कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा कंटेंट है, या हमें हाफ ईयरली एग्जाम में इतने यूनिट को कवर करना है, हमें फाइनल एग्जाम में ये सारी यूनिट को कवर करना है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट प्लानिंग कहलाती है। ठीक, 14th इज व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सभी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जैसे क्लैरिटी हो गया फर्स्ट, कि किसी भी टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करना क्लियरली और इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि ईजिली समझ में आ सके। रेलिवेंस, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक, स्ट्रक्चर, कि पूरा लॉजिकल सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पहले कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू टीच द स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स की प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बच्चों को समझाना। ठीक है, उनको पूरा सपोर्ट करना, ताकि वो उनकी जो समझ है ना वो और डेवलप हो सके। बच्चे जो हैं एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना। ठीक, फिर है नेक्स्ट, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। जैसे फर्स्ट, क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कि हम कोई भी इंट्रोडक्शन स्किल में क्या यूज़ करते हैं। हमारे जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्किल ही लिखते हैं। पहला रीज़न ये होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ताकि बच्चों का जो है कनेक्शन बना रहे। ठीक, और दूसरा इंटरेस्ट, कि ताकि और दूसरा बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, टू कैप्चर एंड एंगेज स्टूडेंट अटेंशन, मेकिंग देम ईगर टू लर्न द न्यू मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक का जो मोड है ना वो क्या होना चाहिए, कि बच्चों का इंटरेस्ट को डेवलप करना। अगर बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो उनको हमारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहली स्किल यूज़ होती है इसमें इंटरेस्ट को क्रिएट करना। दूसरी, इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, प्रायर नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो और इन्हेंस हो सके। अगर बच्चे को हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो पहले हम देखेंगे क्या इस टॉपिक के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत पता है, मतलब मीन्स ये बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सी बातें पूछना, है ना। तो बच्चे क्या होंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और दूसरा क्या होगा, उनकी प्रायर नॉलेज को हम न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या एडवांटेज है। पहला, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, इमोशंस को जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं, किसी भी टॉपिक को जो है समझ पाते हैं, दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं। फिर एक कल्चर कनेक्शन, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं हमें एक दूसरे की लैंग्वेज का पता चलता है, हम एक दूसरे की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सपोज़ 30-40 स्टूडेंट, हर किसी का कल्चर अलग होता है, तो हमें क्या होता है, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फिर भी हम एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, कल्चर का कनेक्शन होता है आपस में, है ना। हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, हमें एक दूसरे की हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कम्युनिटी, सबसे क्या होता है, कनेक्शन बनता है। फिर है नीड ऑफ एसे टाइप टेस्ट। क्या एसे टाइप टेस्ट की आवश्यकता होती है, फॉर असेसमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि अलाउ स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस देयर थॉट कॉम्प्रिहेंसिवली। कि सबसे पहला क्या होता है कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। जैसे बीएड का एग्ज़ाम है, वो एक आपका एसे टाइप टेस्ट है, जिसके अंदर आप पूरी एक्सप्लेनेशन लिख के आते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हो ना क्वेश्चंस। मैं आपको यहाँ पे कुछ भी बताऊँ, लेकिन आप सिर्फ सुनने के बाद क्या करोगे, उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करोगे, है ना। तो क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होती है, आप डीपली सोचते हो, तभी तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाते हो। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है वो और इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को लॉजिकली सोच पाते हो। ठीक है, जितना आप चाहते हो ना, आप उतनी कोशिश करते हो कि हम अपनी लैंग्वेज में उसको लिख के आएँ, हम क्रिएटिविटी दिखाएं कॉपी। नेक्स्ट, डिफाइन टू फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। तो
इवैल्यूएशन के दो फंक्शन क्या है, जैसे फॉर्मेटिव फंक्शन और समेटिव फंक्शन। फॉर्मेटिव में क्या होता है, आप प्रोवाइड करते हो ऑन गोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपका अलग से भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि बस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही ऑन गोइंग प्रोसेस चलता है इसमें, कि जैसे क्लास में आप कुछ पढ़ा रहे हो और आप बच्चे से जो है साथ के साथ पूछ भी रहे हो, ठीक है, कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, आपने बच्चे से चैप्टर पढ़ाने के बाद कोई टॉपिक पूछ लिया, आपने आधा चैप्टर पढ़ा तो कोई क्वेश्चन पुट अप कर लिया उसी आधे चैप्टर के में से, तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे जो है समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। और समिटमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, जो एंड ऑफ द ईयर होता है, जैसे आपके फाइनल ईयर एग्जाम, जैसे बीएड का आपका फर्स्ट सेमेस्टर की एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, तभी लास्ट में पता चलेगा कि बच्चे ने क्या अचीव किया, कितना समझा, कितना नहीं समझा, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। तो अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा टाइप टेस्ट है जहाँ पे आप व्यक्ति की नॉलेज को, स्किल को, प्रोफिशिएंसी को जो है इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एरिया में मेज़र करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन टाइप क्वेश्चन इन इंग्लिश टीचिंग। तो रिकॉल क्वेश्चन क्या होते हैं, जहाँ पे आप वन वर्ड वाले क्वेश्चन का यूज़ करते हो, शॉर्ट टाइप आंसर जो होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ जो आपने रिकॉल करने होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप कोई भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है, जैसे जिसे आपको पहचान करनी पड़ती है, जैसे अब मल्टीपल चॉइस दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन लिख दिए, तो आप पहचानोगे कि इसमें कौन सा है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे इसमें तुक्का ही लगाते हैं, ये याद तो होते नहीं इतनी आसानी से। या ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन टाइप ऑफ टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल लिख लेना जो भी आपको समझ में आए। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि एक्सप्लेनेशन स्किल के क्या कंपोनेंट होते हैं। तो क्लैरिटी होती है, रेलेवेंस होता है, ठीक है। क्लैरिटी का मतलब कि हमें प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, प्रॉपर लैंग्वेज को, क्लियर लैंग्वेज के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों को समझाना। रेलेवेंस का मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्या हो, ईजिली किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेट करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। तो देखिए ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, मतलब टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक टीचर ने आपका टेस्ट चेक किया तो भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे ने चेक किया तो भी उतने ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। अगर एक ने चेक किया, एक ने चेक करने पे क्या हुआ कि 10 में से 5 आ रहे हैं, एक ने चेक किया 10 में से 7 आ रहे हैं या 9 आ रहे हैं, तो क्या हो गया, टेस्ट रिलायबल नहीं है। वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए जो टेस्ट लिया जा रहा है वो चीज़ मेज़र होनी चाहिए, मतलब हमारे उस टेस्ट को लेने का पर्पस क्या है, वो पर्पस हमारा पूरा होना चाहिए। जैसे बीएड के एग्ज़ाम में आपकी क्रिएटिविटी को चेक करना या आपकी नॉलेज स्किल्स को चेक करना, दिस इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ दैट टाइप ऑफ टेस्ट। लेकिन अगर हम उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दे दें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दें, तो क्या आपकी क्रिएटिविटी पता चलेगी, नहीं, तो इसका मतलब टेस्ट क्या है, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो बीएड टेस्ट अगर आपकी थियोटिकल है तो उस चीज़ को वो मेज़र करना चाहिए, उसका वो पर्पस पूरा होना चाहिए, तभी कोई भी टेस्ट वैलिड कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग। ओ आई थिंक ये मैंने दोबारा शेयर कर दिया, देखिए सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है, और एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़। और किसी भी ऐसे टाइप टेस्ट में क्या होता है, आप अपने किसी भी आइडियाज़ को, व्यू पॉइंट्स को, इंटरप्रिटेशन को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बीएड का एग्ज़ाम आपका ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट है, ठीक है, तो आप डीपली सोच पाते हो, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हो। नेक्स्ट है डिफाइन CCE। CCE की फुल फॉर्म आ सकती है जो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है क्या, तो कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन का मतलब होता है, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि व्यापक मूल्यांकन, तो जिसमें आप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करते हो, जैसे उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को, स्किल को, एटीट्यूड्स को एंड वैल्यूज़ को, मतलब इसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ सबको जो है
चेक किया जाता है। इट इंश्योर अ बोर्ड इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट एबिलिटीज़ एंड प्रोग्रेस बाय इंक्लूडिंग वेरियस असेसमेंट टूल्स लाइक क्विज़ेस, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे सभी कुछ इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को, उसकी प्रोग्रेस को, लाइक जैसे क्विज़ेस के टूल्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स भी, प्रेजेंटेशन भी, उनका पार्टिसिपेशन भी। ठीक है, कॉन्टीन्यूस इवेल्युएशन क्या होता है, जो ऑन गोइंग इवेल्युएशन है, जो एट द टर्म ऑफ होता है, जैसे दिस फोकस ऑन रेगुलर एंड ऑन गोइंग असेसमेंट थ्रू आउट द अकेडमिक ईयर रेदर देन रिलाइंग सोली ऑन एंड ऑफ टर्म एग्जाम्स। की मतलब जो एंड में ना होकर रेगुलर बेसिस पे होता है। सिर्फ इसमें क्या इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चे की असाइनमेंट को, ऑब्जर्वेशन को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यू प्रोग्रेस करने के लिए कंटिन्यू उन्हें फीडबैक दिया जाता है ताकि उनमें जो है और इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक, नेक्स्ट है एनी टू टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। तो क्या टेक्निक्स है इवेल्युएशन की, फर्स्ट कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड और सेकंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड क्या होता है कि टेक्निक इज एन इवेल्युएशन मेथड दैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिटेल रिकॉर्ड अबाउट ईच स्टूडेंट अकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। की पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जो है बच्चे की हर एक एक्टिविटीज़ पे जो है ध्यान रखना, डिटेल रिकॉर्ड रखना कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या उसकी प्रोग्रेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या एरिया ऑफ नीडेड इम्प्रूवमेंट है, मतलब किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, तो इसका भी उसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, जो राइटिंग ब्रीफ को, नरेटिव डिस्क्रिप्शंस को जो है सिर्फ ध्यान रखता है, जैसे बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। दीज रिकॉर्ड आर टिपिकली इनफॉर्मल एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक इवेंट, मतलब कुछ स्पेसिफिक इवेंट पर ही बच्चे के ध्यान दिया जाता है। दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू आर स्टूडेंट डेवलपमेंट। ठीक है, कि ताकि स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे जो है ध्यान रखा जा सके। वही बात है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इवेंट पे रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिंगुआ फोन इन टीचिंग इंग्लिश। लिंगुआ फोन क्या होता है कि लिंगुआ फोन इज़ अ लैंग्वेज लर्निंग मेथड। ये ऐसा मेथड है दैट यूटिलाइज ऑडियो रिकॉर्ड्स टू टीच लर्नर अ न्यू लैंग्वेज, जहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड्स का यूज़ किया जाता है लर्नर्स को न्यू लैंग्वेज सिखाने के लिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश, जिसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूड होती है। इट्स प्राइमरी यूज इन टीचिंग इंग्लिश लाइज इन इट्स ऑडियो बेस्ड अप्रोच विच अलाउ लर्नर्स टू लिसन टू नेटिव speaker pronounce word phrases and sentences, helping them to improve their pronunciation and listening comprehension skill। मतलब ऑडियो टाइप का एक रिकॉर्डिंग सेट होता है। ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट को ऑडियो सुनाई जाती है ताकि उनकी वो भी क्या होता है कि सुनते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन वो साथ साथ बोलते हैं, अपनी खुद से भी वो उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस कर सकते हैं। एडिशनली लिंगुआ फोन often incorporate structured lesson exercise and accompanying material like textbook और online resources to reinforce learning। मतलब लिंगाफोन के साथ क्या होता है कि एक पूरे चैप्टर को जो है ईजिली प्रोनाउंस किया जा सकता है, ईजिली रिकॉर्ड ऑडियो के थ्रू बच्चों को सुनाया जा सकता है। टेक्स्ट बुक हो या ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, तो एक ऐसा मटेरियल है जो हर चीज़ को प्रोवाइड कराता है, लाइक अ टेक्स्ट बुक और लाइक अ ऑनलाइन रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल इन इंग्लिश टीचिंग। तो फर्स्ट क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग इन इंग्लिश टीचिंग इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन सिमिलर वर्ड्स। कि कुछ इन ग्रुपिंग लर्निंग में कुछ सिमिलर वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जो सिचुएशन, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर और मीनिंग पर बेस्ड होते हैं। बाय ग्रुपिंग मटेरियल दिस वे इट सिंप्लीफाइज द लर्निंग प्रोसेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर स्टूडेंट टू ग्रैप्स एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन। कि कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के लिए सीखने जो हैं बहुत इजी होते हैं, जो सेम साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फोनेटिक ग्रुपिंग कहलाती है, जैसे सो, रो, फ्लो, गो, है ना, ये सब क्या है, सेम साउंड जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ग्रुप, सॉरी फोनेटिक ग्रुपिंग। इफ़ द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग इज़ वर्ड इज सिचुएशन, जो ग्रुपिंग सिचुएशन पर बेस्ड होती है वो क्या कहलाती है, लेक्सिकल ग्रुपिंग, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना। नेक्स्ट, विद द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ टीचिंग मटेरियल इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं लर्निंग मटेरियल्स, वो क्या कहलाते हैं, ग्रामेटिकल कहलाते हैं। और इफ़ द मटेरियल इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और जो ग्रुप मीनिंग पर बेस होते हैं वो कहलाते हैं सिमेंटिंग ग्रुपिंग। तो ये ग्रुपिंग होती है इंग्लिश टीचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं
व्हाट इज़ बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड क्या है? जहाँ पे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कि मतलब एक नेटिव लैंग्वेज होती है मदर टंग, ठीक है, एक अदर लैंग्वेज होती है नॉट फॉर स्पेसिफिकली इंग्लिश और हिंदी, कि दिस इज़ वन ऑफ मैनी टीचिंग मैथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस मैथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय C.J. डॉनसन इन 1957। ठीक है, किसने डेवलप किया था? C.J. डॉनसन ने 1957 में। The bilingual method is an approach of a language teaching that involve using both the mother tongue and the target language। मतलब एक मदर टंग का यूज़ किया जाता है, एक आपके टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, जिसके अंदर जो है पूरा लर्निंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर बच्चे को जो है उसकी लैंग्वेज स्किल और उसकी नॉलेज के थ्रू उसको सिखाया जाता है, न्यू न्यू लैंग्वेजेस फैसिलिटेट की जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि दोनों स्टूडेंट समझ सके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो हिंदी में समझ पाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश में समझ पाते हैं। तो हमारी क्लास क्या होती है? वो बाइलिंगुअल होती है, जहाँ पे दो लैंग्वेजेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंग्लिश टीचर, कि दो इंग्लिश टीचर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इंग्लिश टीचर हो या कोई भी टीचर हो तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ताकि बच्चे को क्लियरली जो है समझ में आए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसकी लर्निंग स्किल इंप्रूव हो सके और बच्चा जो है किसी भी टॉपिक के साथ इंगेज हो सके, ठीक है। पैशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, कि पैशन होना चाहिए अपनी टीचिंग और लर्निंग का, ताकि न्यू न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सके, बच्चों को न्यू न्यू लैंग्वेजेस के थ्रू सिखा सके। न्यू न्यू लैंग्वेजेस का मतलब कि न्यू न्यू मटेरियल्स को यूज़ करे, न्यू लर्निंग स्टाइल्स को यूज़ करे, ताकि उनको जो है और सीखने का मौका मिल सके और बच्चों की जो इंग्लिश स्पीकिंग है या बच्चों की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो कोई भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, जो भी आपको याद रहें, ठीक। नेक्स्ट है गिव एनी टू डेमेरिट ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो पहला है ओवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर, कि डेमेरिट्स बतानी है आपको। तो सबसे ज़्यादा ये ग्रामर पर फोकस करता है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कैन ओवरली प्रायोरिटीज ग्रामर रूल्स, हिंडरिंग नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। वही हो गया कि ग्रामर पर बेस होता है, ग्रामर को ज़्यादा फोकस करता है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखता है। लिमिटेड स्पीकिंग प्रैक्टिस, कि दिस अप्रोच मे नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, रिजल्टिंग इन लैक ऑफ फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस इन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि फ्लुएंसी में कमी होने की वजह से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता, प्रैक्टिकल स्पीकिंग स्टूडेंट को नहीं मिल पाती, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो लिमिटेड स्पीकिंग का भी इसमें क्या होता है? एक अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन रेमेडियल टीचिंग। हो सकता है ये भी आ जाए डिफाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट, हो सकता है ये भी आ जाए डिफाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक है। तो ये मैंने सब कॉमन टॉपिक में पढ़ाए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ लीजिएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? कि रेमेडियल टीचिंग होती है उपचार करना, कि इज़ अ टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच इन एजुकेशन दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी और चैलेंजेस। मतलब बच्चों को रेमेडीज़ देना, उनका उपचार करना। एजुकेशन में कैसे उपचार करेंगे? जहाँ पर भी बच्चे जो हैं प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अकेडमिकली, जहाँ उनको वीकनेस हो, ठीक है, जो कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेसेस है, ये देखने के बाद जो भी बच्चे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको जो है इम्प्रूव करना, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, तो दैट इज़ कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। बच्चों को सपोर्ट करना, जैसे हमें पता चला ये बच्चा इस टॉपिक में वीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको एडिशनल सपोर्ट देना, उसको इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना ताकि बच्चा जो है समझ पाए, उसकी फेसिंग प्रॉब्लम को जो है दूर करना, तो ये कहलाती है हमारी रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कस लिंग्विस्टिक स्किल ऑफ लिसनिंग। तो द लिंग्विस्टिक स्किल ऑफ लिसनिंग रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड स्पोकन लैंग्वेज इफेक्टिवली, ठीक है। इस स्किल में क्या होता है कि आपको इसमें रेफ़र किया जाता है कि आप किसी भी लैंग्वेजेस को जो है स्पोक कर सकें, मतलब बोल सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। इट इन्वॉल्व एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू वर्बल कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज कन्वे बाय द स्पीकर, कि मतलब इसमें क्या इन्वॉल्व किया जाता है? वर्बल कम्युनिकेशन को, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को, जो भी स्पीकर के द्वारा मैसेज को कन्वे किया जा रहा है उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना।
डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल इज़ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, आपकी लिसनिंग स्किल को ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता है आपकी, ताकि कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव किया जा सके, डेवलप किया जा सके। एज फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके। एम्पैथी एंड रेस्पॉन्सिव इन वेरियस पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन, वही हो गया कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव करना, उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये होती है लिंग्विस्टिक स्किल ऑफ लिसनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस टू टाइप्स ऑफ कमांड रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो दो कमांड होती हैं, रेपिटेटिव कमांड और एक्सप्रेसिव कमांड। ठीक है, देखिए रेपिटेटिव में आप रिटन और स्पोकन दोनों लैंग्वेज को ले सकते हैं कि रेपिटेटिव कमांड रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द लैंग्वेज व्हेन इट इज स्पोकन और रिटन, दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है रेपिटेटिव कमांड में, रिटन लैंग्वेज को भी और स्पोकन लैंग्वेज को भी। दिस इन्वॉल्व लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल where learner can grasp the meaning of words, phrases, sentences and text in the targeted language, कि जहाँ पर लर्नर्स जो हैं ग्रैप्स कर सकते हैं किसी भी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, टास्क टेक्स्ट को अपनी टारगेट लैंग्वेज में। रेपिटेटिव कमांड इज असेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्नर टू कॉम्प्रीहेंड स्पोकन कॉन्वर्सेशन, लेक्चर, इंस्ट्रक्शन, रिटर्न मटेरियल सच एज बुक्स, आर्टिकल एंड वेबसाइट। तो आप किसी के भी थ्रू ही कॉन्वर्सेशन करा सकते हैं, बच्चों की स्पोकन करा सकते हैं, लेक्चर के थ्रू, रिटर्न मटेरियल के थ्रू, किसी भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, लाइक बुक्स हो गई, आर्टिकल हो गई या वेबसाइट हो गई। तो देखिए ज़रूरी नहीं आपको इतना सारा ही कंटेंट लिखना है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 2-3 लाइनों लिख दोगे तो भी इनफ रहेगा। ये मैंने आपको सिर्फ इतना इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। देखिए मैं सारे तो नहीं शेयर कर पाई, जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैंने इंपॉर्टेंट शेयर किए थे कि शॉर्ट के लॉन्ग में, लॉन्ग के शॉर्ट में ऐसे आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं जो मैंने लॉन्ग में बताए हैं वो शॉर्ट में नहीं आ सकते, जो शॉर्ट में बताए हैं वो लॉन्ग में नहीं आ सकते। ठीक है, मैं सॉरी ही बोल सकती हूँ आपके लिए, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम है तो मैं आपके कमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती थी। मेरे लिए आप भी उतने ही ज़रूरी है जितनी मेरी फैमिली। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव कमांड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो एक्सप्रेसिव कमांड में क्या होता है, जो आप इन्वॉल्व करते हो एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज इफेक्टिवली बोथ ओरली एंड रिटर्न। ठीक है, दिस इंक्लूड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल वेयर लर्नर कैन कम्युनिकेट देयर थॉट्स, आइडिया, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पर आप अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, इंफॉर्मेशन को जो है एक्सप्रेस कर पाते हो। एक्सप्रेसिव कमांड अनेबल लैंग्वेज लर्नर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ fluently and accurately in conversation, presentation, essay, emails and other form और written communication। तो इनके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हो। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, और क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो आप लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हो ना और जो शॉर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें से ही आपको काफ़ी सारे वेरी शॉर्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो मैंने नहीं शेयर करे, जो मुझे लगा कि मुझे करने चाहिए, वो मैंने आपको शायद शेयर कर दिए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं अगर मैंने नहीं भी करे हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ना आपको कंटेंट में से मिल जाएंगे। जो मैंने आपके साथ कंटेंट शेयर करा है ना, जो शॉर्ट का और लॉन्ग का, तो उसमें से भी आपको काफ़ी सारे वेरी शॉर्ट मिल जाएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने लेसन प्लान का आपको बताया, तो लेसन प्लान का आ सकता है। जैसे रीइंफोर्समेंट स्किल अलग से पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो या टीचिंग एड्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो टीचिंग एड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है लॉन्ग में, तो टीचिंग एड्स के बारे में प्रिपेयर कर लेना। या मल्टीमीडिया अप्रोचेज़ आ सकता है, तो लाइक इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएंगे। ठीक है, आप प्लीज़ ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी टाइम है आप पढ़ सकते हैं, तो जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लेना, अदरवाइज़ इनको तो आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम है, अच्छे से दे के आना। आई विश जो मैंने आपको बताया उन्हीं में से आए, आपको अदर कुछ ना मिले। ठीक है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और एक स्टूडेंट की और रिक्वायरमेंट थी कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर करे हैं उनके मैं आपको आंसर्स बताऊं, पर सॉरी फॉर दिस टाइम मैं आपको उनके आंसर्स नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, आपको खुद से ही प्रिपेयर करने होंगे, मेरे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं वो नहीं शेयर कर पाऊँगी। ये भी मैंने रात को बैठ के पीपीटी प्रिपेयर करी है, रिकॉर्ड करी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Bye bye and take care, and thank you so much for connected with my channel. Bye bye.